उन 4 समस्याओं का समाधान कर दिया, या फिर हम कह सकते हैं मनी के 4 फंक्शन भी यही हैं। 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने कहा आज रात्रि 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। आज भी अगर आपके पास ये नोट हैं तो क्या आप किसी भी रेस्टोरेंट पे जाके, किसी कपड़े की दुकान पे जाके, किसी शूज की दुकान पे जाके इसको चला सकते हो? नहीं चला सकते। क्यों? हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही जबरदस्त हैं। आज एक नए इकोनॉमिक्स के लेक्चर के अंदर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का वेलकम करता हूं। आज का जो टॉपिक होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्रेजी वन शॉट होने वाला है आपका मनी चैप्टर का। जी हां, मनी चैप्टर का जो आपकी यूनिट सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मनी एंड बैंकिंग। उसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं, एक है आपका मनी और दूसरा है बैंकिंग। तो आज ये आपका इस यूनिट का पहला चैप्टर होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, और चैप्टर का नाम है मनी। इसके बाद हम एक और वीडियो लेके आएंगे जो कि बैंकिंग के ऊपर होगी मेरे प्यारे बच्चों। और आपको मैं बता दूं, ये जो टॉपिक है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। मनी और बैंकिंग ये जो यूनिट है हमारी बेटे, 2 चैप्टर्स को मिलाकर ये यूनिट टोटल 6 मार्क्स की है, 6 मार्क्स। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में 6 मार्क्स की ये यूनिट है, प्लस में सीयूईटी के एग्जाम में भी इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है बेटे, तो बिना देरी करे हुए मेरे प्यारे बच्चों हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्रेजी वन शॉट होने वाला है मनी का। चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो सबसे पहला ही सवाल उठता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कि भाई मनी क्या है? इंट्रोडक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों मनी जो है, मनी कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। मनी जो एक लीगल टेंडर है और जिसकी मदद से हम बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को करते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन। एग्जांपल के तौर पर अगर आप किसी एग्जांपल के तौर पर अगर आप किसी शॉप पे गए हो, वहां आप ग्रोसरी का सामान खरीद रहे हो, तो आप क्या करोगे बेटे? पैसा दे दोगे और ग्रोसरी ले लोगे। अंडरस्टैंड और नॉट? तो जो आपका, या फिर आप किसी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की दुकान पे गए हो, अगर आपको क्रिकेट बैट चाहिए तो आप क्या करोगे? पैसे दे दोगे और क्रिकेट बैट ले लोगे। इसी तरीके से किसी स्वीट्स की दुकान पे गए हो, पैसा दोगे और काजू कतली ले लोगे। अंडरस्टैंड और नॉट? तो मनी जो है वो हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को आसान बनाती है। अगर बात करें आज मॉडर्न डे के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, तो ये इम्पॉसिबल लगता है मनी के बगैर इकोनॉमी को अज्यूम करना, इमेजिन करना कि भाई कैसे इकोनॉमी होगी मनी के बगैर। यस और नो? सुबह से लेकर शाम तक आप जितनी भी ट्रांजैक्शंस करते हो वो सारी की सारी किसके अंदर एक्सप्रेस की जाती है? मनी की टर्म्स में। तो देखिए क्या है भाई मनी हमारा, क्या कहता है? मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ द मॉडर्न टाइम। जी हां, बिल्कुल कह सकते हैं जो मनी का इन्वेंशन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है। अगर आज मनी नहीं होती तो क्या मेरे प्यारे बच्चों इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो पाती? क्या आज मनी नहीं हो पाती तो क्या आप बड़ी बड़ी कंपनियों की नेटवर्थ को कैलकुलेट कर पाते? अगर आज मनी नहीं हो पाती तो क्या मेरे प्यारे बच्चों ये जो डे टू डे एक्टिविटी के अंदर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है, क्या ये हो पाती? ये सब असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो मनी मॉडर्न एरा के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनोवेशन की गई है ह्यूमन काइंड के द्वारा। इट इज द फाउंडेशन स्टोन अराउंड विच ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी रिजॉल्व। ये मेरे प्यारे बच्चों मनी जो ये नींव है, ये फाउंडेशन स्टोन है किसका? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। अगर मनी ना हो तो आज की डेट में बेटे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो पाना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल। ये मनी ही है जिसने आज दुनिया के अंदर इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज क्रिएट कर दी हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज क्रिएट कर दी हैं। ये जस्ट बिकॉज ऑफ मनी है। अगर मनी ना हो पाती तो क्या हम ये बता पाते कि अमेरिका की इकोनॉमी 24 ट्रिलियन डॉलर हो गई? अगर ये मनी ना होती तो क्या हम बता पाते कि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना है जिसकी 19 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो गई? अगर मनी ना होता तो क्या हम कह पाते कि इंडिया जो है वो दुनिया का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया मेरे प्यारे बच्चों 4 ट्रिलियन डॉलर के साथ? ये सब असंभव होता, इम्पॉसिबल होता अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां पर मनी ना होता। तो देखते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन। ये सोचना ही कल्पना के परे है बेटे, कल्पना से दूर है द मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ विदाउट मनी। इट इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ ऑल इकोनॉमीज। मनी इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ ऑल इकोनॉमी। दुनिया के अंदर जितनी भी इकोनॉमीज हैं उन सब के लिए मनी क्या है बेटे? एक बेस है। बहुत बढ़िया भाई, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब देखो, जब मनी नहीं था तो मनी से पहले क्या था?
मनी नहीं था, तो सबसे पहले कहा जाता है कि आज का जो मॉडर्न डे टर्की है वहां पर सबसे पहले कॉइन्स जो है वो आई गेस 600 बीसी में इन्वेंट किया गया था। लेकिन पेपर करेंसी याद रखना सबसे पहले इन्वेंट करी गई थी किसके द्वारा? चाइना की डेंग डायनेस्टी के द्वारा, ठीक है, चाइना की डेंग डायनेस्टी के द्वारा 600 सेंचुरी के अंदर, सीई 600 सेंचुरी के अंदर ये इन्वेंट किया गया था। किसके द्वारा बेटे? डेंग डायनेस्टी के द्वारा चाइना के अंदर, ठीक है, पेपर करेंसी। लेकिन अगर कॉइन करेंसी की बात करें तो आज का जो मॉडर्न डे टर्की है वहां पर बेटे इसको कहा जाता है ऐसा कि इन्वेंट किया गया था 600 बीसीई में। क्लियर हो गई बात? या नहीं हो गई? बहुत बढ़िया। तो करेंसी यानी मनी के आने से पहले क्या था? तो मनी के आने से पहले बेटे बार्टर एक्सचेंज सिस्टम हुआ करता था। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटे? सी टू सी इकोनॉमी। सी टू सी इकोनॉमी क्या मतलब हुआ सर? सी टू सी इकोनॉमी कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, यानी कि आपने एक पर्टिकुलर कमोडिटी दी और दूसरी पर्टिकुलर कमोडिटी खरीद ली। एग्जांपल के तौर पर अगर मुझे शर्ट की नीड है तो मैं शर्ट लूंगा, लेकिन मेरे पास मनी तो है ही नहीं, तो मैं क्या दूंगा? हो सकता है मैं ग्रेन्स दे दूं, मैं शुगर कैन दे दूं, ठीक है, मैं ऑयल दे दूं। यस और नो? तो कहने का मतलब क्या है? पहले बार्टर एक्सचेंज के अंदर गुड्स और कमोडिटी के अंदर मेरे प्यारे बच्चों एक्सचेंज होता था, मनी कोई भी नहीं थी। तो इसके अंदर बहुत सारी समस्याएं होती थी। क्या होती थी? बहुत सारी समस्याएं। वो समस्याएं क्या थी जरा चेक करते हैं बेटे। पहले बार्टर एक्सचेंज को समझ लेते हैं। बार्टर एक्सचेंज रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, गुड्स फॉर गुड्स, एन इकोनॉमी where there is a direct barter ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहां डायरेक्ट बार्टर होता था गुड्स और सर्विसेज के बदले, इज कॉल्ड बार्टर इकोनॉमी या फिर सी टू सी इकोनॉमी, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन फार्मर गिव व्हीट एंड गेट्स क्लॉथ फ्रॉम दी वेवर इन रिटर्न इज नोन एज अ बार्टर एक्सचेंज। फार्मर मेरे प्यारे बच्चों व्हीट दे रहा है और बदले में क्लोथ ले रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति व्हीट ले रहा है बदले में क्लोथ दे रहा है। दिस इज नोन एज बार्टर एक्सचेंज। अब देखो यहां पर क्या है? बार्टर सिस्टम कैन वर्क व्हेन देयर इज एग्जिस्ट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जहां पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है, मतलब सर समझ नहीं आया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। आज समझो क्या है। आपके पास मनी है, आपको क्या चाहिए बेटे? मान लेते हैं एक पेन चाहिए। आप भाई स्टेशनरी की शॉप पे गए, आपने मनी दी, पेन ले लिया, यानी जो वांट का यहां पर डबल कोइंसिडेंस नहीं है, सिर्फ आपको क्या चाहिए? पेन चाहिए। लेकिन अगर यही आप बार्टर एक्सचेंज में होते, आपको पेन चाहिए और आपके पास व्हीट है, तो एक ऐसा व्यक्ति भी ढूंढना पड़ता, एक ऐसा पर्सन आपको ढूंढना पड़ता जिसके पास क्या है बेटे? व्हीट है और उसको पेन चाहिए। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? अब सिर्फ आपकी वांट के ऊपर चीजें डिपेंड नहीं है, उस दूसरे व्यक्ति की वांट पर भी चीजें डिपेंड है, जिसके को पेन चाहिए और उसके पास व्हीट होना चाहिए। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? तभी आपको व्हीट मिल पाएगा, आपको पेन मिल पाएगा और आप उसको व्हीट दे पाओगे। गॉट इट और नॉट? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स रेफर टू द सिमुलेटेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट ऑफ बायर एंड सेलर। ये बायर और सेलर दोनों की जो म्यूचुअल वांट है उसको क्या करता था? सेटिस्फाइड। अब बार्टर एक्सचेंज में बहुत सारी बेटे क्या थी? लिमिटेशन थी। जरा चेक करेंगे, बार्टर एक्सचेंज में बहुत सारी लिमिटेशन थी। किसकी बेटे? बार्टर एक्सचेंज की। पहली लिमिटेशन तो है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मेरे प्यारे बच्चों, हर बार डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं मिल पाता था, नहीं हो पाता था। इससे क्या होता था? इससे होता यह था कि बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो ही नहीं पाती थी। देयर आर मेनी ट्रांजेक्शन विच इज नॉट टेकन प्लेस ड्यू टू लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, हो ही नहीं पाती थी। अंडरस्टैंड? तो इसलिए इकोनॉमी का साइज क्या था? छोटा था। अब मनी आ गया तो मनी ने क्या कर दिया? जो भी आपको, अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं है, सिंगल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है। आपने क्या करना है? पेन चाहिए, पैसा दो, पेन ले लो। मिठाई चाहिए, पैसा दो, मिठाई ले लो। कपड़े चाहिए, पैसा दो, कपड़े ले लो। मोबाइल का रिचार्ज करना है, पैसा दो, सर्विस ले लो। गेट इट और नॉट? तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। The barter exchange system work only when both buyer and seller are ready to exchange each other goods. दोनों तैयार हैं एक दूसरे की गुड्स को लेने के लिए। लैग ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, बहुत बढ़िया भाई, कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था। आज क्या है? कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है। क्या है? दैट इज मनी। अगर मैंने क्या कहा, ये लैपटॉप कितने का? 30,000 रुपीज, यानी मैं वैल्यू बता रहा हूं उस लैपटॉप की। ये एसी कितना है? 50,000 रुपीज। ये दूसरे वाला एसी कितना है? ये 70,000 रुपीज। समझ पा रहे हो मेरी बात को? यानी आज की डेट में हम क्या कर पा रहे हैं बेटे? वैल्यू बता पा रहे हैं। हम बता पा रहे हैं ये महंगा है, ये सस्ता है।
ये और भी सस्ता है, गॉट इट और नॉट। तो मेजर ऑफ वैल्यू एट दैट टाइम आप कैसे बता दे कि भाई ये जो पेन है ये कितने का है, तो आप कहते 2 किलो गेहूं का, 4 किलो चावल का, यानी एक कॉमन डिनोमिनेटर नहीं था मेजर करने के लिए। तो देखो यहां पर इन दी बार्टर सिस्टम ऑल कमोडिटीज आर नॉट इक्वल वैल्यू एंड देयर इज अ नो कॉमन मेजर। कोई यूनिट नहीं थी, आज की डेट में यूनिट है जो कि है मनी और वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच एक्सचेंज रेशो कैन बी एक्सप्रेस, जिसके अंदर एक्सचेंज रेशो को बताया जा सके। अगर एक फ्रिज खरीदना है 10,000 का, 2 खरीदने 20,000 के, 3 खरीदने 30,000 के, ऐसे एक्सप्रेस करने के लिए कोई भी कॉमन मेजर नहीं था जिसके अंदर आप चीजों को बेटे क्या कर सकते, नाप सकते, मेजर कर सकते। तीसरा पॉइंट, लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, हिंदी में कहते हैं स्थगित भुगतान, यानी इंग्लिश में कहें डिले पेमेंट। आज आपने क्या करा मेरे प्यारे बच्चों, एक फ्रिज खरीद लिया, 2 ऑप्शन है आपके पास उस फ्रिज को खरीदने के, या तो आप कैश में फ्रिज खरीद सकते हो या आप इंस्टॉलमेंट में खरीद सकते हो। और जो आप इंस्टॉलमेंट में खरीदोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपने उस पैसे को 10 महीने में या 12 महीने में रिटर्न किया है, पे किया है, इसे ही कहते हैं डेफर्ड पेमेंट। गॉट इट और नॉट। उस समय जब बार्टर एक्सचेंज हुआ करता था तो डेफर्ड पेमेंट की फैसिलिटी नहीं दी, और अगर मान लो डेफर्ड पेमेंट आपने इन फ्रंट अप फ्रंट कोई चीज ले ली है और उसको अगर आपने रीपे करना है टुकड़ों में, इंस्टॉलमेंट में, तो वहां पर कोई मेजर ही नहीं है कि आप कितना लौटाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर किसी फार्मर के घर पर शादी है और उसको राइस चाहिए, उसने किसी से 50 केजी राइस उधार ले लिया, अब वो उसको लौटाएगा कैसे। मान लो उसके पास वीट है और वीट भी कौन सी क्वालिटी का वीट है, यस और नो, तो अब वो कैसे लौटाएगा। अगर राइस ही लौटा रहा है तो मान लो उसके पास दूसरी क्वालिटी का राइस है, और कितना राइस लौटाएगा। अगर वीट में लौटाना चाहे तो कितना वीट लौटाएगा, अगर मैंगोज में लौटाना चाहे तो कितना मैंगो लौटाएगा। ये सारी चीजों के अंदर क्या था बेटे, बहुत ज्यादा समस्या थी। लेकिन आज की डेट में बहुत ज्यादा आसान हो गया। आपने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का, बैंक ने कहा जी 10% के ब्याज पे देंगे, सिंपल हो गया। अगर 1 साल में लौटाओगे तो आपको 1 लाख पे 10,000 रुपए फालतू देना पड़ेगा। 2 साल में लौटाओगे तो आपको मेरे प्यारे बच्चों 21,000 रुपए 22,000 रुपए लौटाना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंगली वो कंपाउंड होता जाएगा। कैलकुलेशन इजी हो गई है, ठीक हो गई बात। तो जरा देखते हैं यहां पर डेफर्ड पेमेंट का मतलब आपको आई होप समझ के आ गया। और ये जो डेफर्ड पेमेंट है ना बेटे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज मॉडर्न इकोनॉमी के लिए भी। आज ये सारे जो बैंक्स काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, डेफर्ड पेमेंट के आधार पर। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया। Under the barter system, contract involving future payment or credit transaction, credit बोले तो उधार transaction, cannot be taken place with the ease, आसानी से नहीं हो सकते थे because of the following reason। कुछ कारण थे। पहला कारण यारा चेक करेंगे, the borrower may not be able to arrange goods ऑफ एग्जैक्टली सेम क्वालिटी। मैंने बताया अभी 50 किलो चावल अगर एक किसान ने, फार्मर ने उधार लिया अपनी बेटी की शादी में, तो वो एग्जैक्टली कैसे उसको लौटाएगा, सेम क्वालिटी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। सेकंड है, देयर मे बी अ कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग विच स्पेसिफिक कमोडिटी इज टू बी यूज्ड फॉर रीपेमेंट। यहां पर भी दिक्कत है। मान लो एक फार्मर ने कहा था कि भाई 50 किलो मुझे राइस दे दो आप, और मैं आपको 70 किलो वीट लौटा दूंगा, और अब वो वीट की क्वालिटी क्या है, इसके ऊपर भी बेटे दिक्कत आ सकती है। और थर्ड है, द कमोडिटी टू बी रीपेड मे लूज और गेन इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। ठीक है बेटे, हो सकता है कि जो आपने 50 केजी जो राइस लिया था, जब आप पेमेंट लौटाने लग गए उस समय राइस की जो क्या कहते हैं फसल है, जो आउटपुट है वो बहुत ज्यादा हो गया, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि उस समय अकाल पड़ गया बेटे, फेमाइन आ गया, तो राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और लास्ट पॉइंट है, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। मेरे प्यारे बच्चों, आप इंसान क्यों पैसा कमाता है, इसलिए ताकि वो फ्यूचर के लिए वेल्थ क्रिएट कर सके। लेकिन बार्टर एक्सचेंज के अंदर बेटे उस को स्टोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। कैसे मुश्किल था मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट ऑफ दी जो आपकी कमोडिटीज होती है वो पेरिशेबल इन नेचर होती है, नाशवान प्रकृति की होती हैं। जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो कितने लंबे समय तक आप उसको स्टोर कर सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक हो गई बात। तो एक समस्या बनी रहती थी, हमेशा बनी रहती थी कि जो आपको अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो आप लंबे समय के लिए उस वेल्थ को क्रिएट नहीं कर सकते, और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को, अपने ग्रेन्स को, अपने आउटपुट को सेव कर कर फ्यूचर को आप सेव नहीं कर सकते थे, उसकी अनसर्टेनिटी को कम नहीं कर सकते थे। लेकिन इस चीज को किसने कम कर दिया बेटे, मनी ने कम कर दिया। अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो, अंडर बार्टर सिस्टम इट इज अ डिफिकल्ट फॉर पीपल टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर।
भविष्य, हर बंदा चाहता है कि भविष्य उसका क्या हो, सुरक्षित रहे, बिकॉज कई कारण है। पहला, मोस्ट ऑफ द गुड्स लाइक व्हीट हो गया, राइस हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, डू नॉट पोजेस ड्यूरेबिलिटी, देयर क्वालिटी डिटोरिएट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। कहता है जो बहुत सारी चीजें थी, वेजिटेबल हो गए, फ्रूट हो गए या राइस हो गए, इनकी जो क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट होती रहती है समय के अनुसार, समय के बीतने के अनुसार उनकी क्वालिटी खराब होती रहती है, तो बहुत लंबे समय तक आप उसको सेव कर नहीं सकते। और स्टोरेज ऑफ गुड्स रिक्वायर टाइम एंड एफर्ट। और देखो भाई, अगर आपको आज की डेट में मनी सेव करनी है तो आप क्या कर सकते हो, बैंक में गए, एफडी करवा ली। और ज्यादा रिटर्न चाहिए, आपने स्टॉक मार्केट के अंदर एसआईपी कर लिया, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर लिया, ठीक है बेटे। आप गोल्ड बाय कर सकते हो, गोल्ड के अंदर, गोल्ड बॉन्ड के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कितना इजी हो गया, और आज तो डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटलाइजेशन हो गया है, आप वन गो के अंदर फोन के ऊपर चीजों को कर सकते हैं। बोलो यस और नो। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस समय क्या होता था, अगर आपको वीट स्टोर करना है तो बहुत बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता था बेटे, है ना, जिसके अंदर आप वीट को स्टोर कर सकते थे। अंडरस्टैंड? तो ये काफी एफर्ट लेते थे। तो जरा चेक करो, अब मेरे प्यारे बच्चों हम फाइनली आ रहे हैं मनी पे। भाई मनी क्या होता है, ठीक हो गई बात। मनी क्या होता है, देखो बार्टर एक्सचेंज था, हमने समस्याएं लिमिटेशन पड़ी भाई, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस था, स्टोरेज की भाई समस्या थी, डेफर्ड पेमेंट की समस्या थी, ठीक है बेटे। तो ये आपकी कुछ समस्याएं हो गई। जहां पर समस्या है वहां समाधान है, यानी कि हम कहते हैं नीड इज मदर ऑफ इनोवेशन। भाई आपको चीजों की जरूरत थी, आपने इन्वेंट कर दिया। किस चीज को इन्वेंट कर दिया, मनी को। तो मनी क्या है बेटे, जरा देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मनी। कहता मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी है, विच इज, अब इन चीजों को ध्यान रखना, जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक, मेजर ऑफ वैल्यू 2, स्टोर ऑफ वैल्यू 3 एंड मींस फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। जी हां 4। यानी जो बार्टर एक्सचेंज में 4 समस्याएं थी, मनी ने उन 4 समस्याओं का समाधान कर दिया, या फिर हम कह सकते हैं मनी के 4 फंक्शन भी यही हैं। पहला क्या हो गया, जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या आप मोबाइल खरीदने गए, पैसा दे दो मोबाइल ले लो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। कपड़े खरीदने, पैसा दे दो कपड़े ले लो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। शूज खरीदने, पैसा दे दो और शूज ले लो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सर्विस चाहिए, डॉक्टर के पास गए, फीस दे दो, सर्विस ले लो। इंस्टीट्यूट पे गए, स्कूल में गए, फीस दे दो, सर्विस ले लो। यस और नो। तो यानी मनी क्या हो गया बेटे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू, ये आपका क्या था, फर्स्ट पॉइंट था, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। मेजर ऑफ वैल्यू, आप नाप सकते हो ये फ्रिज कितने का है, ये टीवी कितने का है, ये वॉशिंग मशीन कितने की है, इस डॉक्टर की फीस कितनी है, उस इंस्टीट्यूट की फीस कितनी है, समझ, कॉलेज की फीस कितनी है, इन सबको आप कैसे कर सकते हो बेटे, मेजर कर सकते हो। और ये पॉसिबल बनाया है सिर्फ और सिर्फ मनी ने। स्टोर ऑफ वैल्यू, तीसरा पॉइंट ये हो गया, स्टोर ऑफ वैल्यू। आप क्या कर सकते हैं बेटे, मनी को स्टोर कर सकते हैं बेटे, सेव कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट हो गया स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब वो समस्या नहीं रही जो मनी के अंदर थी। आज आपने लोन लिया या कोई प्रोडक्ट, वॉशिंग मशीन, फ्रिज आपने उधार खरीदा है, तो आप बेटा सिस्टमेटिकली उसकी क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। और कोई विवाद नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है बायर और सेलर में, ठीक है। डिटेल में समझेंगे इसको। द टर्म मनी इज यूज्ड टू कवर ऑल सच थिंग्स लाइक, अब देखो मनी भी कई होती है, एक तो कॉइन्स होते हैं, करेंसी नोट्स होते हैं, चेक एटसेट्रा, चेक हो गए, ड्राफ्ट, इन सबको भी क्या होता है बेटे, क्या माना जाता है, मनी ही माना जाता है। कुछ मनी लीगल टेंडर है और कुछ मनी नॉन लीगल टेंडर है, कुछ मनी लिमिटेड लीगल टेंडर है, कुछ मनी अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। सारी चीजें डिटेल के अंदर आपको समझाने लग रहे हैं। जस्ट आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को स्किप ना करें। एक बार अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया, ये मेरी गारंटी है कि मनी चैप्टर आपका बेटे चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा और कभी आप भूलने नहीं वाले। इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से और क्रेजी तरीके से आपको समझा रहे हैं। तो देखो बेटे, कहता जी which are used to conduct business transaction and settlement of business claims। मनी के अंदर सब कुछ आता है, पेपर करेंसी आता है, कॉइन आता है, चेक्स आते हैं, ड्राफ्ट आते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सब कुछ मनी के अंदर लिया जाता है जिससे आप बिजनेस की ट्रांजैक्शन को सेटल कर सकते हैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट मनी कैन बी any commodity chosen by common consent as a instrument of exchange of goods and services। common consent, बायर और सेलर के बीच में जिस चीज के लिए कॉमन कंसेंट हो गया वो क्या हो जाएगी बेटे, मनी हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर भाई मैं गया और मैंने मान लो 500 रुपए के भाई समोसे खरीद लिए, मैंने कहा भाई ये 10-10 के सिक्के पकड़ा दिए, तो ये उसने कहा भाई लाओ दे दो, ये क्या हो गया, मनी हो गया। मैंने नोट दे दिया, उसने कहा लाओ दे दो, ये मनी हो गया। मैंने कहा चेक दे दूं, तो वो कह रहा है लाओ दे दो,
तो ये भी मनी हो गया। अगर मना कर देगा कि नहीं भाई चेक एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इन दैट ट्रांजैक्शन फिर चेक मनी नहीं है। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। तो दोनों का, बायर और सेलर का क्या होना चाहिए? कंसेंट होना चाहिए। अब देखो लीगल टेंडर में तो भाई कंसेंट वंसेंट की जरूरत नहीं है, सरकार ने उसको लीगल टेंडर बनाया भाई, आप कैसे मना कर सकते हो? लीगल टेंडर मनी वो मनी होती है जो सरकार ने लीगल बनाई है, आपको वो लेना ही लेना पड़ेगा। यदि आप लीगल टेंडर मनी को एक्सेप्ट नहीं करते तो इसका मतलब क्या है कि मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या कर रहे हैं? जो भी करेंसी है उसका अपमान कर रहे हैं, उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आगे देखते बेटे, यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसकी? मनी की। तो देखो जो मनी है बेटे, मनी एक तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो सकती है, देख सकते हैं यहां पर लीगल टेंडर मनी हो सकती है, और दूसरा क्या है? नॉन लीगल टेंडर मनी है। मनी है लेकिन नॉन लीगल टेंडर है, और एक है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब क्या है? कानून के द्वारा एनफोर्स्ड बाय लॉ, लॉ के द्वारा एनफोर्स्ड है, यानी वो बेटे आपकी मनी है, उसको आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। यदि आप उस करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करते मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बेटे कानूनी अपराध कर रहे हैं, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, लीगल क्या हो सकता है बेटे? कार्रवाई की जा सकती है। ठीक हो गई बात? लीगल टेंडर मनी। अब लीगल टेंडर भी दो तरीके की होती है, चेक करो बेटे। एक होती है बेटे आपकी लिमिटेड लीगल, और दूसरी होती है अनलिमिटेड लीगल टेंडर, डिटेल में समझाऊंगा मैं। और एक हो गया नॉन लीगल टेंडर मनी। मनी है, जर्नली एक्सेप्ट की जाती है एज अ मनी, लेकिन सामने वाला उसके लिए मना भी कर सकता है कि भाई मैं आप लोगों ये मनी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक हो गई बात? समझाते हैं डिटेल में, चेक करो। व्हाट इज लीगल टेंडर मनी? लीगल टेंडर मनी देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान आ रहा होगा, ये देखो आपने देखे ये 1000 और 500 के नोट, माला क्यों चढ़ी है? क्योंकि मोदी जी ने मेरे प्यारे बच्चों आई गेस 16 नवंबर, 8 नवंबर था या 16 नवंबर था 2016, आई गेस 8 नवंबर था बेटे, है ना? 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने कहा आज रात्रि 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, नो लॉन्गर बी लीगल टेंडर 500 एंड 1000 करेंसी। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? मोदी जी ने कह दिया कि 500 और 1000 का नोट लीगल टेंडर नहीं है, इसलिए इन पे क्या चढ़ चुकी है बेटे? माला चढ़ चुकी है, दी एंड हो चुका है इन नोटों का। क्लियर है? आज भी अगर आपके पास ये नोट हैं तो क्या आप किसी भी रेस्टोरेंट पे जाके, किसी कपड़े की दुकान पे जाके, किसी शूज की दुकान पे जाके इसको चला सकते हो? नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि अब ये लीगल टेंडर नहीं है। क्लियर हो गई बात मित्रों? अब ये लीगल टेंडर नहीं है। गॉट इट और नॉट? तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, मनी इज व्हाट द लॉ से इज मनी, जिसको कानून ने कहा है मनी है बेटे। अंडरस्टैंड और नॉट? सो एनीथिंग विच इज द गवर्नमेंट डिक्लेयर एज अ मनी इज मनी, जिसको सरकार ने कहा है मनी, वो क्या है बेटे? मनी है। अब नई करेंसी आ चुकी है, नए 500 के नोट आ चुके हैं, वो क्या है बेटे? करेंसी। आपको याद होगा 500 के साथ 2000 का नोट भी आया था, पिंकी पू, पिंक कलर का बेटे। क्या आप मुझे बताओ कि अब वो लीगल टेंडर है? नहीं, इकोनॉमी से उसको भी क्या कर दिया है? नॉट लीगल टेंडर, नॉन लीगल टेंडर मनी है। अब वो 2000 के नोट से आप कोई भी सामान खरीद नहीं सकते। यदि आपके पास है तो वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मात्र है, अब वो 2000 रुपए का नोट नहीं है। चेक करो बेटे, ऑन द बेसिस ऑफ लीगल रिकॉग्नाइजेशन मनी इज ऑफ टू काइंड, दो तरीके की होती है। एक हो गया लीगल टेंडर मनी, ठीक है, मनी विच कैन बी लीगली यूज्ड टू मेक पेमेंट ऑफ डेब्ट्स और अदर ऑब्लिगेशन इज टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी। और लीगल टेंडर मनी भी इज ऑफ टू काइंड, दो तरीके की होती है। एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर और एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ठीक हो गई बात? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लीगल टेंडर मनी क्या है, जिसको कानून ने मनी कहा है। अंडरस्टैंड? जिसको कानून ने, इंडिया के लॉ ने, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के कानून ने जिसको क्या कहा है बेटे? मनी, वो लीगल टेंडर मनी है। चेक करो बेटे, लिमिटेड लीगल टेंडर, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्या है? इंडिया के अंदर मेरे प्यारे बच्चों इधर चेक करो, देखो कॉइनेज एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 रुपीज की पेमेंट किसमें कर सकते हैं? कॉइन्स में। यस, कॉइन्स में। तो इंडिया के अंदर आपको दिख रहा है, ये सिक्के दिख रहे हैं बेटे, आपको पता है आपके पास 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का कॉइन है और 10 रुपीज का कॉइन है, जो कि आपके सर्कुलेशन में। ये जितने भी आपके कॉइन्स है, और 20 रुपए का कॉइन भी है बेटे, ये सारे आपके क्या है? लिमिटेड लीगल टेंडर, लिमिटेड लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर तो है बेटे, यानी कानून ने, भारत के संविधान ने
कहा हुआ है इनको कि ये लीगल टेंडर है, इसके अंदर आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शन करना है, कोई दुकानदार मना नहीं कर सकता। मेरे साथ एक किस्सा हो गया बेटे, मैं आपको शेयर कर देता हूं। एक बार मैं दुकान पे गया और मेरे पास 2 रुपए का कॉइन था। आई गेस उस समय कुछ ऐसा चल रहा था कि भाई नकली कॉइन आ रहे, फलाना कॉइन, ऐसा करके। तो मैंने दुकानदार को 2 रुपए का कॉइन दिया। दुकानदार मेरे से बोला, अरे भाई हमना लेते हैं 2 रुपए का कॉइन। मैंने कहा क्यों नहीं लोगे आप? एक बार के लिए मैंने कहा यार लफड़ा करना सही नहीं है, लेकिन मैंने कहा यार मैं इकोनॉमिक्स बच्चों को पढ़ाता हूं, और अगर ये चीज मुझे पता है कि ये 2 रुपए का कॉइन लीगल टेंडर है, और अगर मैं यहां पर इस दुकानदार को ना बोलूं, तो ये क्या होगा भाई, मैं अपने साथ ही गलत कर रहा हूं, अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा के साथ गलत कर रहा हूं। शिक्षा सिर्फ वो नहीं है, एजुकेशन सिर्फ वो नहीं है जो मेरे प्यारे बच्चों आपने पढ़ लिया। एजुकेशन वो है जो आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे। एजुकेशन वो है जिससे आप सोसाइटी को, समाज को बेहतर बनाएंगे। एजुकेशन वो है जिसका इंप्लीमेंटेशन करके आपने देश को आगे बढ़ाना है। क्लियर हो गई बात? अगर 2 रुपए का इस तरीके से उस दुकानदार ने मुझे मना किया है, ऐसे 100 लोगों को भी मना करेगा, तो मान लो 200 रुपए, 1000 रुपए वो डेली अगर कॉइन को मना कर रहा है, इसका मतलब आपने क्या करा है, जो लीगल टेंडर मनी है उसको आपने इकोनॉमी से ही बाहर कर दिया है। इकोनॉमी से बाहर करने के कारण क्या होगा बेटे, इकोनॉमी से बाहर करने के कारण आपके देश के अंदर क्या होगा, और ऐसे कितने दुकानदार होंगे, आप एक्सपेंडिचर कम होगा, एक्सपेंडिचर कम होगा तो बेटे इनकम कम होगी, और इनकम कम होगी तो देश के अंदर प्रोडक्शन भी कम होगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो देश की जीडीपी क्या होगी बेटे, कम होगी। तो इसके इकोनॉमिक्स में क्या होता है, चेन इफेक्ट होते हैं। ठीक है, मैंने बेटे 100 नंबर पे कॉल कर दिया 2 रुपए के लिए ही। बात 2 रुपए की नहीं थी, बात थी मेरे प्यारे बच्चों सही और गलत की, देश की बात थी, देश की इकोनॉमी की बात थी। मैंने कॉल कर दिया और वहां से पुलिस वाले ने उसको बोला होगा कि भाई लेना पड़ेगा, तो उसने कहा अब लूंगा भाई, मैं अब लूंगा, और उसको लेना पड़ा करेंसी। ठीक है बेटे, चलो तो देखो आपको समझ आ गया कि इंडिया के अंदर जो कॉइन्स हैं, जो इंडिया के अंदर कॉइन्स है वो क्या है बच्चों, लीगल टेंडर मनी तो है, लेकिन लिमिटेड लीगल टेंडर है। क्या है बेटे, लिमिटेड लीगल टेंडर है, मतलब कि 1000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट अगर आप करते हो तो सामने वाला दुकानदार आपको मना कर सकता है कि भाई मैं आपसे ये 1000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट नहीं लूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक मोबाइल फोन खरीद लिया जिसकी कीमत 2000 रुपए है, और आप उसको 2000 रुपए कॉइन में पेमेंट कर रहे हो, तो हो सकता है कि सामने वाला दुकानदार उसको मना कर दे कि भाई मैं कॉइन के अंदर इस पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी which can be paid discharge of a debt up to a certain limit। certain limited का मतलब क्या हो गया, मैंने बता दिया, 1000 रुपीज certain लिमिट है, एज पर, देख सकते हैं एज पर कॉइनेज एक्ट 2011। अ पर्सन में रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पेमेंट एंड नो लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट इन इंडियन कॉइन आर लिमिटेड लीगल टेंडर। इन इंडिया कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर। अगर मैं 2000 रुपए उसको पे कर रहा हूं, उसने पेमेंट लेने से मना कर दिया, तो मेरे प्यारे बच्चों उस व्यक्ति के, उस दुकानदार के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं होगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने 2 रुपए लेने से मना किया था, उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन हो सकता था यदि वो पेमेंट एक्सेप्ट ना करता सिक्के में, कॉइन में। अंडरस्टैंड और नॉट? आई होप कि आपको लिमिटेड लीगल टेंडर समझ में आ गया होगा। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी कानूनी मनी है, लेनी पड़ेगी, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों उसकी एक लिमिट है, इसलिए वो क्या बन गई है, लिमिटेड लीगल टेंडर। और इंडिया के अंदर इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011 के अकॉर्डिंगली 1000 रुपए की पेमेंट आप कॉइन्स के अंदर कर सकते हैं, चाहे वो कॉइन 1 रुपए का है, 2 रुपए का है, 5 रुपीज का कॉइन है, 10 का है, या फिर 20 का है। आगे आ जाते हैं बेटे अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। पैसा है तो बड़ी 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 बातें हैं। देखा बेटे आपने ये फर्जी वेब सीरीज आई थी, इसके अंदर पैसा ही पैसा होता है बेटे, पैसा ही पैसा। तो यहां देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 100 रुपए का, 20 50 20 सब सारे नोट ले लिया मैंने, बस 2000 रुपए का नोट नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि 2000 का नोट अब लीगल टेंडर नहीं है। बहुत बढ़िया भाई। तो अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब क्या है, यदि मेरे प्यारे बच्चों जो मैंने 2000 रुपए का मोबाइल फोन खरीदा, उसके बदले अगर मैं 10-10 रुपए के अंदर सारी पेमेंट कर दूं, सिक्के में करूंगा 10 के, मना कर देगा, लेकिन नोट दे रहा हूं 10 रुपए के तो मना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इंडिया के अंदर पेपर करेंसी, पेपर करेंसी, पेपर करेंसी ये क्या है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर यानी कानूनी मनी, और वो भी क्या, अनलिमिटेड है, जितनी मर्जी आप पेमेंट करोगे सामने वाला दुकानदार आपको मना नहीं कर सकता।
It refers to that form of legal tender money which can be paid without any limit in discharge of debt of any amount. Legal action can be taken against a person who refuse to accept this money. In India, paper notes आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर. पेपर नोट्स जो है इंडिया के अंदर बेटे क्या है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर हैं. आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी. अब आ जाते हैं बेटे नॉन लीगल टेंडर मनी. सर ये कौन सी मनी है बेटे? जनरली आमतौर पर इसको बेटे मनी के तौर पर एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन ये कानूनी मनी नहीं है. ये एक दूसरे के ट्रस्ट पे, सेंस ऑफ ट्रस्ट पे इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है या सेंड किया जा रहा है, दिया जा रहा है. ठीक है बेटे. सर ये क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, ये बैंक ड्राफ्ट हो गए, ये डिमांड ड्राफ्ट हो गया, चेक्स हो गए. क्लियर हो गई बात? अगर मैंने उस मोबाइल फोन विक्रेता को, सेल्समैन को मैंने कहा कि भाई मैं आपको 2000 रुपए की पेमेंट क्या चेक से दे दूं, तो हो सकता है कि वो उसको कहे चलो कोई नहीं दे दो, एक्सेप्ट भी कर सकता है. और ऐसा भी हो सकता है कि वो उसको मना भी कर दे. क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? दोनों ऑप्शन है, ले भी सकता है और मना भी कर सकता है. ये उसके और मेरे ट्रस्ट के ऊपर निर्भर करता है. आई होप कि बेटे ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी. ठीक है. तो नॉन लीगल टेंडर मनी क्या है? नॉन लीगल टेंडर यानी ये कानूनी मनी नहीं है, लेकिन ये जर्नली बिजनेस के अंदर एक्सेप्ट की जाती है. इट इज अ फॉर्म ऑफ मनी विच इज जर्नली एक्सेप्टेड. आम तौर पर एक्सेप्ट की जाती है, बट लीगली वन इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट. कोई व्यक्ति बाउंड नहीं है, मना कर सकता है. कोई बच्चा आया मेरे पास, कह रहा सर मैं आपको फीस देना चाहता हूं चेक से. मैंने कहा ना भैया, मुझे चेक से फीस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कैश. क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? चेक्स, बैंक ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन बी एक्सेप्टेड और रिफ्यूज्ड. इसको एक्सेप्ट भी किया जाता है और रिफ्यूज. देख सकते हो बैंक ड्राफ्ट हो गया, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया. देखो आगे अब आ जाते हैं. फाइनली हमने बार्टर एक्सचेंज समझ लिया, हमने मनी क्या होता है वो समझ लिया, मनी की डेफिनेशन भी समझ ली. अब आ जाते हैं फंक्शन ऑफ मनी पे. मनी के फंक्शंस क्या होते हैं? देखो फंक्शंस ऑफ मनी 4 फंक्शन होते हैं. पहला होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. जो लिमिटेशंस थी बच्चों किसकी? बार्टर एक्सचेंज की, वही क्या है? फंक्शन है. किसके? मनी के. मैंने क्या कहा था? नीड इज द मदर ऑफ इनोवेशन. मेरे प्यारे बच्चों, जरूरत जो होती है वो जननी होती है किसकी? आविष्कार की. मनी आपने आविष्कार किया तो उन चीज के आधार पर, उन चीज के बेस पे आपने आविष्कार किया, मनी का इन्वेंशन किया, जो आपकी लिमिटेशन थी बार्टर एक्सचेंज में. तो पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू हो गया, तीसरा क्या हो गया? स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट, और चौथा हो गया स्टोर ऑफ वैल्यू. फटाफट बेटे समय बिना वेस्ट करे हो इनको समझते हैं. पहला देखो मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज लेन देन होगा भाई इसमें, मनी में. क्लियर है? मनी में क्या होगा? लेन देन होगा. पैसा देंगे सर्विस लेंगे, पैसा देंगे गुड्स लेंगे, पैसा देंगे फ्रिज लेंगे, पैसा देंगे लैपटॉप लेंगे, पैसा देंगे कंप्यूटर लेंगे. बोलो यस और नो. मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. तो देखो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मींस दैट इट कैन बी यूज्ड मेक पेमेंट्स फॉर ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज. इट इज द मोस्ट इसेंशियल फंक्शन, सबसे जरूरी फंक्शन है ऑफ मनी. और यही एक्सचेंज का जो फंक्शन है, इसी वजह से तो बेटे इकोनॉमी क्या होती जा रही है? बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है और बड़ी होती जा रही है. कहता है मनी has the quality of journal acceptability. मेरे प्यारे बच्चों, जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी की इसके अंदर क्वालिटी है. क्या एक मैं परचून की दुकान पे गया, मनी लेने से मना कर देगा? नहीं कर सकता. एक मैं शोरूम में गया, मनी लेने से मना कर देगा? नहीं कर सकता. मैं मेरे प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश गया, मैं गोवा गया, मैं मणिपुर गया, मैं केरला चला गया, चाहे मैं नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, इंडिया में कहीं पर भी जाऊंगा, तो मेरे प्यारे बच्चों मनी को लेने से कोई भी मना नहीं कर सकता. सो ऑल एक्सचेंज टेकन प्लेस इन टर्म्स ऑफ मनी. मनी एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस. सही बात है, डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम की क्या कर दी है मनी ने? ऐसी तैसी. ऑफ वांट एज इन केस ऑफ बार्टर सिस्टम. ये डबल कोइंसिडेंस की वांट्स किसमें थी, समस्या किसमें थी? बार्टर एक्सचेंज में. मनी फैसिलिटेट, मदद करता है ट्रेड थ्रू इंडिपेंडेंट सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बार्टर एक्सचेंज में सेल और परचेज क्या थी? इंटरडिपेंडेंट थी, एक दूसरे पे डिपेंडेंट थी. एक व्यक्ति सेल करेगा तो दूसरे को परचेज करना पड़ेगा, और एक व्यक्ति का परचेज दूसरे की सेल दी. लेकिन मनी ने क्या कर दिया? नहीं भाई, परचेज और सेल को इंडिपेंडेंट कर दिया, आजाद कर दिया. मनी प्रोवाइड द पावर of trade goods and services to satisfy human wants.
ठीक है बेटे, अगले पे आते हैं। कहता है जी अगला फंक्शन है मेजर ऑफ वैल्यू। बहुत बढ़िया, देख सकते हैं ये टीवी की कीमत कितनी है बेटे, 25,000 रुपए। ये वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी है, 8,000 रुपए। ये किसने पॉसिबल बनाया बेटे, ये मनी ने पॉसिबल बनाया। ठीक है, एक डॉक्टर की फीस कितनी है, दूसरे डॉक्टर की फीस कितनी है, कौन डॉक्टर महंगा है, कौन डॉक्टर सस्ता है, क्लियर है। ये सारी चीजें क्या है बेटे, मेजर ऑफ वैल्यू। और ये किसने पॉसिबल बनाया है बेटे, मनी ने पॉसिबल बनाया। कहता है मनी सर्व एज अ कॉमन पैरामीटर ड्यू टू विच द वैल्यू ऑफ एवरी गुड्स एंड सर्विसेज इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। सारी चीजों को, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, हम किसके अंदर समझ सकते हैं बेटे, मनी के अंदर समझ सकते हैं। हम कहते हैं भाई सैमसंग का मोबाइल 1 लाख रुपए का फ्लैगशिप मोबाइल, एप्पल का मोबाइल 1.5 लाख रुपए का मोबाइल है। अंडरस्टैंड, ये कैसे हो पाता है बेटे, मनी के टर्म्स में। इट हेल्प टू मेंटेन बिजनेस अकाउंट्स which would be impossible in case of barter system। भाई आज जो बड़े बड़े बिजनेस के अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं वो किसकी हेल्प से बनाए जा रहे हैं बेटे, मनी की। अगर बार्टर एक्सचेंज होता तो क्या लिखते, 15 किलो लौकी, 20 किलो घिया, 50 किलो टिंडे, ये लिखते बेटे, कैसे लिखते। ठीक है, आगे देखो, इट हेल्प टू डिटरमाइन द रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट हेल्प टू डिटरमाइन द एक्सचेंज रेशो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंपेयर प्राइसेस। आप प्राइसेस को भी कंपेयर कर सकते हो और रेशो भी बता सकते हैं। आगे आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आज मेरे प्यारे बच्चों जितने भी बैंक चल रहे हैं वो सब किसके ऊपर, उधार देते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं। ठीक हो गई बात। आज बड़ी जो आप देख सकते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीजें खरीद रहे हैं, है कि नहीं बेटे। आज तो ऐसा हो गया है बेटे कि हर दूसरा बंदा क्या कर रहा है, एप्पल आईफोन लेके घूम रहा है बेटे, 36 महीने की किस्तों के ऊपर। सैलरी 10,000 रुपए कमा रहा है, चाहिए उसको एप्पल आईफोन। पतली पतली मोरी वाले लौंडे एप्पल आईफोन 15 प्रो 16 प्रो मैक्स लेकर घूम रहे हैं बेटे। आ रही है बात समझ में, मुझे समझ में नहीं आ रहा जमाना किस तरफ जा रहा है। तो एक तरफ तो बेटे आपका जो ये स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है इसने चीजों को, इकोनॉमी को बड़ा भी बनाया, दूसरी तरफ मेरे प्यारे बच्चों इससे लोग बर्डन के अंदर भी दबते जा रहे हैं। जो रॉन्ग तरीके से इस चीज का इस्तेमाल कर रहा है, गलत तरीके से चीजों को इस्तेमाल कर रहा है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को क्या करना है बेटे, इंस्टॉलमेंट्स का इस्तेमाल करना है तो सही तरीके से करें। कोई आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए चीजें इंस्टॉलमेंट पे खरीदे, आप लैपटॉप खरीदे। कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स से ये नहीं कहेगा कि मुझे आईफोन 15 प्रो मैक्स दिला दो उधार किस्तों पे। मेरे प्यारे बच्चों, आपके पेरेंट्स का अगर बजट होगा तो वो अपने बजट से प्लस करके ही चीजें आपको दिलाएंगे, माइनस करके चीजें नहीं दिलाएंगे। आप ट्रस्ट रखें। बच्चे आज की डेट में देखा देखी क्या कहते हैं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमका चाहिए। अरे नहीं बेटे, अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आप अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करें कि मुझे वो चीज दिला दो जो मेरी पर्सनैलिटी को डेवलप करे, वो चीज जो मेरी स्किल्स को एनहेंस करे, वो चीजें जो मेरे करियर को बिल्ड करने में मदद करे, ताकि मैं ये जो विलासिता और लग्जरी की चीजें हैं ये मैं खुद अपने दम पे खरीद सकूं और आप अपने मां बाप को भी अच्छा लिविंग स्टाइल फ्यूचर के अंदर दे सकूं। लेकिन नहीं, बच्चों को क्या करना है, एप्पल 15 प्रो मैक्स चाहिए और 50 महीने की किस्तें करा लेंगे बेटे, और घिसते रहेंगे, घिसते एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है बेटे, तो जो आपका ये डेफर्ड पेमेंट का सिस्टम है ये बहुत बढ़िया है इकोनॉमी के लिए, लोगों के लिए भी, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड और सही तौर पर उसका इस्तेमाल करना जानते हैं। ठीक हो गई बात, बहुत बढ़िया। तो देखो, मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है बेटे, डिले पेमेंट। डिले पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट। ठीक है, मेड दैट मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट विच आर दी मेड इन फ्यूचर, भविष्य में करी जाएगी। एवरीडे मिलियन ऑफ ट्रांजेक्शन टेक प्लेस विच प्लेसमेंट्स आर नॉट मेड इमीडिएटली। क्लियर है, तुरंत आपका उसका पैसा पे नहीं करते। मनी एनकरेज सच ट्रांजेक्शन एंड हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण करने में। एग्जांपल के तौर पर एक बिजनेस है, उसको प्लांट चाहिए, मशीनरी चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, पैसा नहीं है, क्या करेगा बेटे, किस्तों पे ले सकता है। अब काम धंधा चालू हो गया, असेट्स आ चुकी हैं, क्या कर रहा है, असेट से वो प्रोडक्शन कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है, और उसी पैसे से क्या कर रहा है बेटे, आगे लोन की किस्तें भी चुका रहा है। This function of money is significant because it simplifies borrowing and lending operation। उधार लेना और उधार देने को इसने बहुत आसान बना दिया। It leads the creation of फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और इसकी वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बने हैं। अंडरस्टैंड, देख सकते हैं बेटे, आप ईएमआई पे अगर किस्तें ले रहे हैं या आप नो कॉस्ट ईएमआई पे सामान अगर खरीद रहे हैं, ये सब क्या है, फ्यूचर के अंदर ईएमआई। बेसिकली ईएमआई क्या है बेटे, ईएमआई क्या है बेटे, फ्यूचर पेमेंट है, इसे डेफर्ड पेमेंट कहते हैं। ठीक है, आगे देखो बेटे, स्टोर ऑफ वैल्यू। मेरे प्यारे बच्चों, आप
मनी की मदद से चीजों को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, और अपने पैसे को क्या कर सकते हो बेटे, ग्रो भी कर सकते हो। पैसे को इन्वेस्ट करके आप पैसे को बेटे क्या कर सकते हो, ग्रो भी कर सकते हो। चेक करते हैं बेटे, money as the store of value means that the money can be used for the future use. It serve as a store of value goods that it can be used in a future to buy goods and services. As money stored is a type of asset, therefore it is also termed as asset function of money. ये ध्यान रखना बेटे, इसमें से पेपर आ जाता है। asset function of money क्या है? asset function of money मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल एंड सोबर, आप अपने पैसे को क्या करोगे, भविष्य के लिए बचाओगे। भविष्य में आप उससे क्या खरीद सकते हो, प्लांट खरीद सकते हो, मशीनरी खरीद सकते हो, लैंड खरीद सकते हो, असेट्स खरीद सकते हो। ठीक हो गई बात या नहीं हो गई? बार्टर एक्सचेंज में ये फैसिलिटी नहीं दी। बार्टर एक्सचेंज में कैसे, आप चीजें पेरिशेबल नेचर की है, खराब हो जाएंगी, लंबे समय तक उसको सेव नहीं कर सकते। लेकिन मनी ऐसी चीज है जो लंबे समय तक आप सेव तो कर सकते हो, प्लस में उसको ग्रो भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ग्रो भी कर सकते हो इन्वेस्ट करके। ठीक है बेटे। एज कंपेयर टू स्टोरेज ऑफ गुड्स इज बार्टर सिस्टम, मैंने बता दिया, ये आपको समझा दिया है। ड्यू टू इट्स क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी, मनी कैन बी एनी टाइम बी यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है बेटे, आगे देखते हैं। मनी has overcome the drawback of barter system। अब देखो हमने क्या पढ़ लिया बेटे, बार्टर एक्सचेंज, हमने क्या पढ़ लिया, मनी। अब इन दोनों को मिला देते हैं, इससे हमें यह समझ में आएगा कि मनी ने किस तरीके से बार्टर एक्सचेंज की ऐसी तैसी कर दी। ठीक है, तो देखो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बार्टर एक्सचेंज में मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, मनी के आने से वो क्या बन चुका है बेटे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन चुका है। बहुत बढ़िया भाई। मेजर ऑफ वैल्यू, बार्टर एक्सचेंज में आप चीजों की को मेजर नहीं कर सकते थे, कॉमन यूनिट नहीं था। मनी के आने से मनी एक कॉमन यूनिट आ गया। आप बता सकते हो भाई फ्रिज कितने का है, एसी कितने का है, राइस कितने का है, पल्सेस कितने की है, पनीर कितने का है, ये आप बता सकते हो। ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू, पहले मेरे प्यारे बच्चों आप क्या नहीं कर सकते थे, आप चीजों की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते थे बार्टर एक्सचेंज में। वाई 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 क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि जो बार्टर एक्सचेंज में गुड्स होती है वो पेरिशेबल नेचर की होती है। लेकिन मनी ने इस लिमिटेशन को खत्म कर दिया। मनी के अंदर आप बेटे पैसे को स्टोर भी कर सकते हो, ग्रो भी कर सकते हो। और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, बार्टर एक्सचेंज में बड़ी समस्या आई थी, कितना पैसा कितनी चीजें लौटानी पड़ेगी, कौन सी चीज लौटानी पड़ेगी, कौन सी क्वालिटी की, उसको खत्म कर दिया बेटे किसने, मनी ने खत्म कर दिया। ठीक है, आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखो मनी सप्लाई, बहुत ही क्रेजी टॉपिक है बेटे, इसके आपके 100% 1000% आने के 1 मार्कर में संभावना होती है। तो मनी सप्लाई क्या है? एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देश की जनता के पास जितना पैसा है, देश की जनता के पास, हाउस होल्ड के पास, फर्म के पास, जी पीपल के पास, मेरे प्यारे बच्चों लोग का मतलब सिर्फ नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन भी है। ठीक है, तो जितने भी बिजनेसेस हैं, ठीक है, इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हटा देना है। बिजनेसेस के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस है उनकी बात हो रही है बेटे, क्लियर है। प्लस में हाउस होल्ड जो है, आम जनता, इनके पास कितना पैसा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, अंडरस्टैंड। इसे हम क्या कहते हैं बेटे, मनी सप्लाई कहते हैं। आइए पढ़ते हैं फटाफट। मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, और पब्लिक के अंदर मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन आ जाएंगे, हाउस होल्ड, ध्यान रखना, हाउस होल्ड प्लस में फर्म। अच्छा, फर्म में एक्सेप्ट मनी क्रिएटिंग सेक्टर, जी हां, मनी क्रिएटिंग सेक्टर, जो सेक्टर मनी को क्रिएट कर सकते हैं जैसे बैंक हो गए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनको इसमें फर्म में नहीं लेना। इन दोनों के पैसे को आप मिला दोगे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत बढ़िया बेटे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है बेटे, मनी सप्लाई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नापी जाती है। तो इसीलिए कौन सा कॉन्सेप्ट बन गया, स्टॉक। पहले चैप्टर में पढ़ाया था ना आपको, स्टॉक कॉन्सेप्ट बन गया ऑफ एन इकोनॉमी। फीचर्स देख लो मनी सप्लाई के। पहला, इट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। द टर्म पब्लिक सिग्निफाइज, बताता है टर्म पब्लिक दैट मनी यूजिंग सेक्टर दैट इज इंडिविजुअल एंड बिजनेस फर्म। इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर, जो सेक्टर मनी को क्रिएट करते हैं, और प्रोड्यूस और सप्लाई ऑफ मनी, जो मनी को प्रोड्यूस करते सप्लाई करते हैं, उस फर्म को हमने नहीं लेना, जो कि मैंने ऊपर बता दिया था। दैट इज, कौन है ये जो मनी को क्रिएट करते हैं, गवर्नमेंट, बैंकिंग सिस्टम। गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है इससे हमें मतलब नहीं है, इसको मनी सप्लाई में नहीं लेंगे। बैंकिंग सिस्टम के पास एज कैश बैलेंस कितना है, हेल्ड बाय देम,
डू नॉट कम इनटू द एक्चुअल सर्कुलेशन ऑफ मनी। बोलो यस और नो। बैंकों के पास कितना पैसा है, गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है, इसको मनी सप्लाई में नहीं लिया जाएगा। आगे आ जाओ। इट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड है। इट इज अ कंसर्न विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही है। अब आ जाओ कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। पहला होता है बच्चों सीसी और फिर दूसरा होता है डीडी शॉर्ट फॉर्म में। सर सीसी का मतलब क्या है, करेंसी विद पब्लिक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। क्या मतलब है अभी बताता हूं आप लोगों को। और दूसरा डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट, बेटे बैंकों के पास देखो बैंक अकाउंट तीन टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है सेविंग अकाउंट, एक हो सकता है करंट अकाउंट, और एक हो सकता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। मेरे प्यारे बच्चों सेविंग अकाउंट हाउस होल्ड खुलवाते हैं, करंट अकाउंट फर्म्स खुलवाती है, फिक्स्ड डिपॉजिट कोई भी खुलवा सकता है। अब सेविंग अकाउंट के अंदर एनी टाइम आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, रेडी टू यूज है। करंट अकाउंट में भी एनी टाइम कभी भी पैसा निकाल सकते हो, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट में आप पैसा नहीं निकाल सकते। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ही पैसा निकालोगे, लॉकिंग पीरियड होता है। तो ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट है ये बेटे टर्म डिपॉजिट होती है सर, टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट को हम दूसरा कहते हैं टाइम डिपॉजिट। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के एग्जाम टाइम के अकॉर्डिंग होते हैं ना, तो कहते हो ना सर फर्स्ट टर्म एग्जाम है, सेकंड टर्म एग्जाम है, ऐसे टर्म डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया, टाइम डिपॉजिट हो गया। मेरे प्यारे बच्चों ये मनी सप्लाई के अंदर नहीं आता। इस फिक्स्ड डिपॉजिट से आप कोई भी खरीद बेच नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हो, जबकि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट से आप पैसा निकाल सकते हो। इसका मतलब डिमांड डिपॉजिट के अंदर केवल और केवल क्या आएगा आपका, केवल और केवल, देखें बेटे केवल और केवल आपका सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट आएगा। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट के अंदर सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के अंदर जो लोगों का पैसा है उसको लिया जाएगा, जबकि करेंसी विद पब्लिक के अंदर क्या है सर, करेंसी विद पब्लिक मेरे प्यारे बच्चों हाउस होल्ड आप और हम जो क्या करते हैं, गुल्लक के अंदर पैसा जमा करते हैं, पर्स के अंदर जो पैसा रखते हैं, तकियों के नीचे गद्दों के नीचे जो पैसा रखते हैं, अलमीरा के अंदर जो पैसा रखते हैं, किचन के स्लैब के नीचे जो पैसा रखते हैं, जो शुगर के डब्बे के नीचे, दाल के डब्बे के नीचे जो पैसा रखते हैं, उन सब पैसे को हम क्या कहते हैं, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक। जनता के पास पैसा जो है उसे करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक बोला जाता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। और जनता का वो पैसा, बिजनेस का, फर्म का और हाउस होल्ड का वो पैसा, जो पैसा क्या बैंक के पास जमा कराया इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, इसे हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। अंडरस्टैंड और नॉट। और ये अगर सीसी और डीडी को दोनों को मिला दिया जाए ना बेटे, तो ये मेरे प्यारे बच्चों ट्रांजैक्शन मनी भी बन जाता है। ट्रांजैक्शन मनी मतलब सर रेडी टू यूज 24/7 कभी भी इस पैसे का क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। आई होप की चीजें आपको बेटे डिटेल में समझ आ गई होंगी। आगे आते हैं बेटे, देखो करेंसी विद पब्लिक के अंदर क्या है मैं डिटेल में समझा चुका हूं। देखो मेरे प्यारे बच्चों ये दिख रहा है आपको, यहां पर कॉइन्स भी आ चुके हैं और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों नोट भी आ चुके हैं। ठीक है, देख सकते हो जनता के पास जो पैसा है इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक, जनता। इट इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल द असेट एंड इंक्लूड कॉइन। डिनोमिनेशन का मतलब क्या होता है बेटे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए एटसेट्रा, एंड पेपर नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज 500, 200, 100 और 50 एटसेट्रा। करेंसी मनी इज ऑल्सो टर्म्ड एज फिएट मनी। देखो करेंसी मनी इज ऑल्सो टर्म्ड एज फिएट मनी। फिएट मनी का मतलब क्या होता है बेटे, फिएट मनी आदेश मुद्रा, हिंदी में कहता है आदेश मुद्रा, जो आदेश करी है, प्रिंट करी है किसने बेटे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कॉइन जो है आपका 1 रुपए का नोट और जो कॉइन है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बेटे प्रिंट करता है, उस पे फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। जबकि आपके जो पेपर करेंसी होती है 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, ये जो है आपका कौन प्रिंट करता है बेटे, वो प्रिंट करता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी। अब देखो फर्क क्या है फिएट मनी में और लीगल टेंडर मनी में, आगे चलकर समझाता हूं, अभी आपको रुक जाओ, वेट करो। एज इट इज एंड कैन बी लीगली यूज्ड टू मेक पेमेंट और डेप्ट
और अदर ऑब्लिगेशन। मेरे प्यारे बच्चों, इससे आप कोई भी डेप्ट वगैरह पे कर सकते हो, क्योंकि ये कौन सी मनी है, लीगल टेंडर मनी है। आगे आ जाओ, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट वो पैसा, जनता का पैसा जो बैंक्स के पास है, इसमें केवल बेटे करंट अकाउंट को लिया जाएगा, सेविंग अकाउंट को और करंट अकाउंट को बेटे लिया जाएगा, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट को बेटे हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। फिक्स्ड डिपॉजिट के पैसे को नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि ये बेटे टर्म डिपॉजिट है, टर्म डिपॉजिट है, यानी टाइम डिपॉजिट है। अंडरस्टैंड और नॉट? बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं बेटे, इट रेफर्स टू दी डिमांड डिपॉजिट और बैंक मनी। इसका दूसरा नाम क्या बेटे, डिमांड डिपॉजिट का बैंक मनी ऑफ द पब्लिक विद। देखो, इसमें कमर्शियल बैंक के पास जो रिजर्व है उस पैसे को नहीं लिया जाएगा। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है? वो जनता की डिपॉजिट जिसकी जनता डिमांड कर सकती है, सिर्फ जनता का पैसा है बैंक के अंदर, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट आर द डिपॉजिट विच कैन बी एनकैश्ड, निकाला जा सकता है बाय इशूइंग चेक एट एनी टाइम बाय द अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर सुबह से लेकर शाम तक, रात तक कभी भी चेक इशू कर बेटे उस पैसे को निकाल सकता है। और आजकल तो बेटे डिजिटल ट्रांजेक्शन हो गई है, यूपीआई आ गया, एनईएफटी आ गया, आरटीजीएस आ गया। आप फोन से, इंटरनेट बैंकिंग से बेटे किसी को भी पेमेंट कर सकते हो 24/7। क्लियर है? इसीलिए इसको मोस्ट लिक्विड मनी भी कहा जाता है। ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट आर इंक्लूड, ये ध्यान रखना है बेटे, नेट डिमांड डिपॉजिट। सर इसका मतलब समझाओ। जैसे एग्जांपल के तौर पर दो बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक को कुछ पैसा देना है एसबीआई को, और एसबीआई को कुछ पैसा देना है पंजाब नेशनल को, ठीक है। अब मान लो इसका जो नेट आएगा, यानी 50,000 पंजाब नेशनल बैंक देगा एसबीआई को और एसबीआई देगा 1 लाख किसको, पंजाब नेशनल बैंक को। तो बेटे इसको काट दो, सिर्फ 50,000 आएगा, 1 लाख में से 50,000 को हटा दिया, आएगा रेस्ट अमाउंट 50,000। एसबीआई वो 50,000 रुपए को ही जोड़ा जाएगा नेट अमाउंट को। इट must be noted that the demand deposit are taken on the net basis, net basis पे लिया जाता है। इंटरबैंक डिपॉजिट आर एक्सक्लूडेड। एक बैंक ने दूसरे बैंक में, दूसरे बैंक ने तीसरे बैंक में, तीसरे बैंक ने चौथे बैंक में जो पैसा डिपॉजिट किया है उस पैसे को लिया नहीं जाएगा। टर्म डिपॉजिट आर नॉट इंक्लूडेड। बहुत बढ़िया, देखो मैंने अलग से इसको बता दिया, टर्म डिपॉजिट, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट। वाइल कैलकुलेशन M1 measurement of money supply, only demand deposit are considered as a part of money supply and not the term deposit. term deposit यानी टाइम डिपॉजिट को लिया नहीं जाएगा। आई होप की चीजें समझ में आ गई है। मेजर ऑफ मनी सप्लाई मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर आप लोगों का सिर्फ M1 आ रहा है बेटे। मनी सप्लाई M1 हो सकता है, M2 भी हो सकता है, M3 भी हो सकता है और M4 भी हो सकता है। इनको बेटे कटवा दिया है, सिर्फ मनी 1 आ रहा है, M1 आ रहा है। देखो, टिल 1967-68 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज्ड ओनली द नैरो मेजर ऑफ मनी, नैरो मतलब छोटा, मेजर ऑफ मनी सप्लाई। बट सिंस 1977 4 अल्टरनेटिव मेजर ऑफ मनी सप्लाई M1, M2, M3 एंड M4 हैव बीन इवॉल्व्ड। ठीक है, M1 क्या होता है बेटे, यही सिलेबस में सिर्फ यही बता रहे हैं आप लोगों को, बाकी आपको नॉलेज पर्पज से पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एएस एकेडमी के, एएस एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी बेटे, वहां से आपको इसको डाउनलोड करके देख लेना है। ठीक है, M1 कहता है इट इज द फर्स्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M1 इज द मोस्ट लिक्विड मेजर, मैंने बता दिया मोस्ट लिक्विड मेजर है, यानी रेडी टू यूज है, ट्रांजैक्शन मनी है, कभी भी पैसा इस्तेमाल कर सकते हो, ऑफ मनी सप्लाई। एज ऑल इट्स कंपोनेंट आर इजीली यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसके सभी कंपोनेंट इजीली यूज करे जा सकते हैं। अब आ जाओ मेजर ऑफ मनी सप्लाई, मैंने बता दिया, एक बेटे आपका M1 है, M2 है, M3 है और M4 है। M1 के अंदर क्या आता है बेटे, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक जिसको CC कह देते हैं, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक जिसको DD कह देते हैं, अदर डिपॉजिट विद RBI इसको बेटे OD कह देते हैं। इसका मतलब क्या है, M1 इक्वल्स टू बेटे CC प्लस DD प्लस OD अदर डिपॉजिट। अंडरस्टैंड और नॉट? बाकी क्या आप ये देख लेंगे बेटे। M2 क्या होता है, सेविंग डिपॉजिट विद पार्ट पोस्ट ऑफिस सेविंग। ये देखो M1 तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा ये और आ जाएगा, यानी CC प्लस DD प्लस OD प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग। ठीक है बेटे, फिर उसके बाद M3 में क्या आएगा, M1 तो आएगा ही आएगा, CC प्लस DD प्लस OD और नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक भी आ जाएगा, यानी फिक्स डिपॉजिट। और M4 के अंदर क्या आएगा, M3 को ले लेंगे बेटे और उसके अंदर टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग NSC, इसको हटा देंगे। आगे आ जाओ बेटे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मनी सप्लाई। ठीक है बेटे,
The four measure of money supply represent a different degree liquidity, with M1 being the most liquid and M4 being the most least liquid. क्लियर है बेटे? M3 इजिली, ये देखो ये इतना ज्यादा बेटे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको फटाफट मैं बता देता हूं. M3 इज वाइडली यूज्ड, सबसे ज्यादा यूज करे जाने वाला जो मेजर है वो M3 है, मेजर ऑफ द मनी सप्लाई, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी. M1 एंड M2 आर द जनरली नोन एज द नैरो मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट, छोटे कॉन्सेप्ट है ये, वेयर एज M3 एंड M4 नोन एज द ब्रॉडर मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज डाटा ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया. सही बात है, अगर मनी से रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाटा चाहिए पढ़ना है तो बेटे आरबीआई की वेबसाइट पे आप जाकर देख सकते हैं. What is the high powered money? हाई पावर्ड मनी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसको H से डिनोट किया जाता है. हाई पावर्ड मनी इज अ मनी प्रोड्यूस्ड बाय द आरबीआई एंड गवर्नमेंट. इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स. मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या आ जाता है? सीसी आ जाएगा बेटे, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, और कैश रिजर्व विद बैंक. कैश रिजर्व भी आ जाएगा. क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक. जनता के पास जो पैसा है आप देख सकते हैं बेटे, इधर मैं आपको दिखा देता हूं, जरा चेक करो. जनता के पास जो पैसा है और जो कमर्शियल बैंक के पास क्या है? रिजर्व है. रिजर्व है, कमर्शियल बैंक ने जो बेटे रिजर्व रखा हुआ है. आगे देखो मनी क्या होता है बेटे और हाई पावर्ड मनी क्या होता है देख लेते हैं. मनी क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट. जी, मनी के अंदर बेटे एक तो क्या होता है? करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक होता है, और दूसरा क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट्स होता है. वाइल हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी, करेंसी तो इसमें भी है, एंड कैश रिजर्व्स आ जाते हैं इसमें. कैश रिजर्व जो कि किसके पास पड़े हुए? बैंक के पास. इट मींस करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक इज कॉमन. दोनों के अंदर कॉमन है. इन बोथ ऑफ देम द ओनली डिफरेंस इज दैट मनी के अंदर इंक्लूड होता है बेटे डिमांड डिपॉजिट यानी जनता का पैसा ऑफ बैंक, वाइल हाई पावर्ड मनी के अंदर क्या होता है? इंक्लूड कैश रिजर्व विद बैंक. जो कैश रिजर्व है किसका बेटे? बैंक का. ठीक है, सीआरआर और क्या कहते हैं एसएलआर के तौर पे. हाई पावर्ड मनी एच से डिनोट किया जाता है, इज हाई पावर्ड एज अ कंपेयर टू एम, बिकॉज कैश रिजर्व पार्ट ऑफ एच सर्व एज द एक्चुअल बेस ऑफ द जनरेशन ऑफ डिमांड डिपॉजिट. ठीक है बेटे, देखो डिमांड डिपॉजिट तभी जनरेट होगा जब कमर्शियल बैंक के पास क्या होंगे बेटे? रिजर्व्स होंगे. फटाफट आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स. अब देखो बेटे फुल बॉडीड मनी, बहुत बढ़िया. फुल बॉडीड मनी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? जैसे आपने 2 का सिक्का देखा है, अब 2 के सिक्के के अंदर जो मेटल इस्तेमाल हुआ है, जो धातु इस्तेमाल हुआ है, मेरे प्यारे बच्चों अगर उसको आप पिघलाकर वैसे भी कोई चीज बना लें और अगर उसको वैसे भी बेच दे, तोल के हिसाब से भी बेच दें, मेटल के हिसाब से, तो भी आपको उससे 2 रुपए की से ज्यादा कीमत नहीं मिलेगी. ठीक हो गई बात या नहीं हो गई? तो फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या होता है? पहले क्या होता था भाई? सोने वोने की अशर्फियां चला करती थी. ठीक है, गोरे आए अंग्रेज आए इंडिया के अंदर, देखेगा ये तो पागल है इंडिया के लोग. अरे भाई ये सोने के सिक्के के बदले गेहूं ले रहे हैं, आटा ले रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं. अंडरस्टैंड और नॉट? तो वहां पर क्या होता था? ड्रेन आउट हो जाता था करेंसी का. लोग उसको क्या करते थे? ट्रांजैक्शन के तौर पर नहीं इस्तेमाल करते थे, रख लेते थे मेटल के तौर पर, पिघला के कुछ ज्वेलरी बन रही है, फलाना ढिमका बन रहा है. ठीक हो गई बात या नहीं हो गई? इसका मतलब क्या? अब जो फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या होता है? जो वैल्यू है किसकी? मनी की, वो मेटल की कॉइन मेटल की, वो उसके बराबर ही होगी बेटे. अगर मार्केट में भी बेचोगे उसको, तो मनी के तौर पर एक्सचेंज नहीं कर रहे, बेचोगे भी तो उसके बराबर ही होगी. ठीक है, जैसे एक यूएस डॉलर जो है इशूड होता है बेटे 22 ग्रेन गोल्ड के. ठीक है, और 1 ब्रिटिश पाउंड जो होता है 113 ग्रेन गोल्ड के. ठीक है बेटे, ये ब्रिक्स से मत समझना, बिस्कुट ग्रेन का काफी कम मात्रा होती है. देखो full bodied money refer to that money whose value as commodity is equal to its value as money. For example, 10 rupee coin made of silver is sold for ₹10 only. 10 रुपए में बेचा जा सकता है. Its commodity value of metal used is equal to its face value. जो 10 रुपए के कॉइन के अंदर जो मेटल इस्तेमाल किया गया, अगर उसको पिघला के मार्केट में भी बेचोगे ना तो उससे 10 रुपए से ज्यादा मिलेगा नहीं. ठीक है बेटे. अच्छा, फिएट मनी देखो बेटे, फिएट मनी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये आपको सिक्का दिख रहा है, कॉइन 75 रुपीज का इंडियन गवर्नमेंट ने छापा है बेटे, 75 रुपीज का. ठीक है, आप इसको ऑर्डर करके आरबीआई से ले सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आप इसको मार्केट में नहीं चला सकते. क्यों? ये फिएट मनी तो है लेकिन लीगल टेंडर मनी नहीं है मेरे बच्चों. समझने वाली बात है. इट इज अ फिएट मनी बट नॉट लीगल टेंडर मनी. गॉट इट और नॉट? मतलब क्या हुआ सर? फिएट मनी सरकार के द्वारा आदेश जारी करी गई मुद्रा है.
ठीक हो गई बात या नहीं हो गई? लेकिन लीगल टेंडर मनी क्या है कि सरकार ने क्या दिया, ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 10 रुपए का कॉइन है, ये फिएट मनी है, आरबीआई ने और देश की सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको क्या करा, इशू करा है, लेकिन एज वेल एज वो लीगल टेंडर भी है, ट्रांजैक्शन के लिए भी इस्तेमाल होगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेटे। फिएट मनी वो मनी है, फिएट मनी वो मनी है जो जारी की गई है किसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा, फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जारी करी गई है बेटे। लेकिन लीगल टेंडर मनी वो मनी है जिसको एनफोर्समेंट ऑफ लॉ के द्वारा लीगल बनाया गया है ट्रांजैक्शन के लिए। गॉट इट और नॉट? फिएट मनी आदेश करी गई है, जारी की गई है, और लीगल टेंडर मनी वो मनी है जो ट्रांजैक्शन के लिए यूज हो सकती है। लीगल टेंडर मनी भी फिएट मनी है, जारी की गई है सरकार के द्वारा, लेकिन उसमें से कुछ मनी को ही लीगल टेंडर बनाया जाता है। जैसे 1000 रुपए का कॉइन जारी किया सरकार ने, लेकिन 1000 रुपए का कॉइन बेटे लीगल टेंडर तो नहीं है, फिएट है लेकिन लीगल टेंडर नहीं है। गॉट इट? वहीं 10 रुपए का कॉइन फिएट है लेकिन लीगल टेंडर भी है, तो उसको ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं आप उससे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। Fiat money refer to the currency issued by the government and has no intrinsic value, that is not backed by any physical commodity like a gold or silver. Indian paper notes of various denomination are fiat money. ठीक है बेटे, आगे देखो। उसके बाद एक आ जाता है प्लास्टिक मनी। जैसे कि आप जानते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो होते हैं बेटे, ये क्या होते हैं, प्लास्टिक मनी होते हैं और वाइडली एक्सेप्टेबल है, पढ़ लेंगे। और उसके बाद आ गया क्रिप्टो करेंसी। मेरे प्यारे बच्चों, क्रिप्टो करेंसी भी आप लोग जानते हैं, युवाओं के बीच में, यंगस्टर्स के बीच में काफी ज्यादा प्रचलित है क्रिप्टो करेंसी। इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी इज अ नॉट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो ये मेरे प्यारे बच्चों लीगल टेंडर मनी नहीं है। आशा करता हूं बेटे, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को डिटेल के अंदर सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स के लिए मेरे प्यारे बच्चों एएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मुझे नहीं पता बेटे, सारे के सारे बच्चे बटन फोड़ दो, दबा दो, जिस मर्जी जो मर्जी करो, और शेयर कर दो, फैला दो, कमेंट की बौछार कर दो, और भाई जो भी अगर आपके डाउट्स हैं तो वो आप लोग जरूर बेटे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।